और आइए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। 33% कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, 20 अप्रैल से दफ्तर सरकारी खोले जाएंगे, इस दौरान क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जाएंगे और क्या कुछ खास निर्देशों का पालन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई है 15 तारीख को, उसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य विभाग के तिवारी की तरफ से ये गया है कि सरकारी दफ्तर हैं वो 20 अप्रैल से खुलेंगे, लेकिन जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 33% कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे और वहां पर भी रोस्टर लगाया जाएगा। यानी एक कर्मचारी सोमवार को आएगा तो दूसरा कर्मचारी मंगलवार को आएगा। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए सीटिंग अरेंजमेंट भी अब किए जा रहे हैं उन कार्यालयों में। और ये भी कहा गया है कि सबको वहां पर आने पर थर्मल स्कैनिंग भी होगी, सबकी जांच होगी और उसके बाद कार्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। और जो पहले जैसे हम कहें कि अग्निशमन डिपार्टमेंट हो गया या फिर पुलिस के लोग हो गए या फिर मेडिकल सेवाओं के लोग हो गए, उनके जो ऑफिसेज हैं वो जैसे पहले खुल रहे थे उसी तरह खुलेंगे। ये उन लोगों के लिए निर्देश दिए गए हैं जो दूसरे विभागाध्यक्ष हैं या हम कहते हैं जैसे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, सिंचाई विभाग के जो कार्यालय हैं या फिर पेंशन से जुड़े हुए जो कार्यालय हैं, उन सबों कार्यालयों को खोलने के लिए अभी आदेश दे दिए गए हैं। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ प्रवेश के दौरान स्क्रीनिंग भी की जाएगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। पीपीई किट मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है। एबीपी गंगा से बोले स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, ये पीपीई किट कोरोना के लिए नहीं खरीदी गई थी। ये किट अक्टूबर में H1N1 के लिए ली गई थी। कोरोना अचानक आने से पहले वाली किट भेजी गई। नई किट आने के बाद अब इन्हें बदलवाया जा रहा है। किट की गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। जिस तरीके से पीपीई किट को लेकर सवाल खड़े हुए, उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए, उस पर अब एबीपी गंगा पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये जो किट थी पीपीई, ये कोरोना के लिए मंगाई नहीं गई थी, H1N1 के लिए मंगाई गई थी और अब जो है नई किट मंगाई गई हैं और इनको बदलवाया जा रहा है। और चलिए सीधा रुख करेंगे एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा का। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ उनके साथ हैं जय प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। शैलेश, पीपीई किट को लेकर जो तमाम तरीके की शिकायतें आ रही हैं, गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर जाहिर सी बात है कि सरकार का क्या पक्ष है ये जनता भी जानना चाहेगी। तो आपके साथ स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि क्या कुछ सरकार कर रही है इन शिकायतों को लेकर। बिल्कुल निश्चित रूप से प्राची, जब से पीपीई किट को लेकर जो उनके लेकर शिकायतें आई हैं, उसके बाद से एक कहीं ना कहीं विवाद उठने की स्थिति हुई है और काफ़ी चर्चा में भी ये मुद्दा रहा, वो शिकायती पत्र भी। हम सीधे बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी से, जिन्होंने इस मामले का संज्ञान भी लिया। उनसे पूरा प्रकरण जानेंगे कि क्या हुआ इस पूरे प्रकरण में। मंत्री जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ये बताएं कि पीपीई किट को लेकर जिस तरह से मेरठ से, नोएडा से शिकायतें आई, उसके बाद में महानिदेशक जी की तरफ से जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के हैं, एक पत्र भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि किट की क्वालिटी सही नहीं है, अधोमानक है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो सप्लाई करने वाली कॉरपोरेशन है वो आपके विभाग के अधीन आती है? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो किट्स हमने अभी उपलब्ध कराए थे मेरठ में और नोएडा में, ये हमने अक्टूबर 19 में हमने ख़रीदा था। अक्टूबर 19 में हमने ख़रीदा था कमेटी के द्वारा और 115 रुपये में ख़रीदा था। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय था H1N1 जो स्वाइन फ्लू है और उस समय थोड़ा डेंगू का प्रकोप चला था, उनके जांचों करने के लिए वहाँ के स्टाफ के लिए ये पर्याप्त मात्रा में ISO स्टैंडर्ड का कमेटी द्वारा उसको फैसला करके ये हमने तब ख़रीदा था।
और उस समय हमारा पूरा काम उस समय चला था जब ये बीमारियां चल रही थी। हम सभी जिला अस्पतालों में और जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ हमने भेजा भी था, काम भी चल रहा था। इस समय जब कोरोना आ गया था तो कोरोना में आवश्यकता पड़ी और पूरे देश में आवश्यकता पड़ गई, एक साथ विश्व में भी कमी आ गई। तो हमने भी अपने ऑर्डर सब जगह प्लेस किए थे और जब तक हमारे ऑर्डर दूसरे नहीं आ पाए थे तो इसको हमने कुछ जगह पर हमने दिया था। और जहाँ से ये सूचना जो आज आप बता भी रहे हैं, जिसमें सूचना प्राप्त हुआ कि ये अधोमानक है या ये सही नहीं है, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, देखिए ये हमने ख़रीदा था 115 रुपया में और इसका उपयोग उन बीमारियों के लिए था जो अच्छी तरह से चला भी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। आज जो पीपीई किट्स का जो मानक है वो दूसरा है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल के हिसाब से आज जो हम खरीद रहे हैं वो अलग तरीका है। उसका दाम 1086 है, जो आज हम खरीद रहे हैं वो 115 का था, ये 1086 का है। तो आज जो हमारे पास अब आ रहे हैं वो हमने भेजना भी शुरू कर दिया है और जो इनके पास जो आया था वो तो अलग रख दिया गया, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और बाकी जैसे जैसे हमने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जितना भी हम ला सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हर जगह शॉर्टेज है, तो जितना भी हमको केंद्र सरकार के सहयोग से और प्लस डायरेक्ट टेंडर करके कंपनियों के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हम लोग ने अपना परचेज ऑर्डर दिया है वो 2-3 दिन के अंदर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आ जाएंगे। और जितना भी मिल रहा है हमने सभी टेस्टिंग लैब्स में दे भी दिया है। तो यानी ये कह सकते हैं सर कि जो उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं वो किसी भी तरह से गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? नहीं, वो कुछ नहीं है। वो तो देखिए अब जब बता रहे हैं वो 115 रुपया का था और ये 1086 रुपया का है, दो चीज़ तो बहुत अंतर है। उस समय की बीमारी के लिए भी वो पर्याप्त था, पूरा आपका सर ढक देता है, नीचे ज़मीन तक वो पूरा कवर कर लेता है, ऐसा नहीं था। मगर हो सकता है कि कोविड के लिए उसकी मानक उस समय अलग था, उस समय तो कोविड आया नहीं था। आज के हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे जो निर्देश आते हैं तो हम वही वाला लेते हैं जो वो हमको रिकमेंड करते हैं और उसका जो क्राइटेरिया है वो उसी को हम मानते हैं। तो उनके माध्यम से जो भी दिया जा रहा है आज केंद्र सरकार के द्वारा हमको सहयोग किया जा रहा है और हम अपने टेंडर के माध्यम से जितना हम खरीद पा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हम लोग दे रहे हैं। और मुझे लगता है 2-3 दिन में पर्याप्त मात्रा में सभी मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ भी टेस्टिंग लैब्स हमारे हैं वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और जो हम इमरजेंसी सर्विसेज प्रारंभ करना चाह रहे हैं जिला स्तर पर, वहाँ भी हमारे किट्स ये सब पहुँच जाएंगे, वो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो सर जाहिर सी बात है जब ये किट भेजे गए होंगे इन नोएडा में या मेरठ में तो वहाँ पर पहले से ही प्रशासन को, जो चिकित्सा संस्थान के प्रशासन है, उनको अवगत कराया गया होगा कि ये किट किस उद्देश्य के हैं? नहीं, उनको अवगत कराया गया था। उनको लगा कि जो बीच में उनको थोड़े बहुत किट्स मिले होंगे पीपीई के जब एकदम शुरू में, तो उनको लगा होगा कि ये उस हिसाब से नहीं है, तो उन्होंने इसको कहा कि नहीं, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमको सही नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो वो हमारे जिला चिकित्सालयों में काम आएंगे, अन्य बीमारी के लिए भी काम आएंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर आज हम खाली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर जो मानक है उसको हम खरीद रहे हैं और वो हमने सप्लाई करना शुरू भी कर दिया सब जगह। सर एक वाराणसी से प्रकरण सामने आया है, वहाँ पर सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में जो नर्सेज हैं उन्होंने सैंपल्स लेने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ऐसे में वो सैंपल नहीं ले पाएंगी कोविड पेशेंट्स के। देखिए उसमें दो चीज़ है, वाराणसी BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU का जो हॉस्पिटल है, ये दोनों सेंटर से चलता है। ये इनके जो भी सामान सप्लाई जो भी आना होता है वो सेंटर से आता है। अभी जो सूचना हम लोग को मिला कि इनके पास भी कुछ ट्रेनिंग तो इनको दिया गया है, ट्रेनिंग हमारे PGI और KGMU के माध्यम से हमारे सभी जनपदों में और सभी मेडिकल कॉलेजेस में जो कोविड को रोकथाम करने के जो प्रैक्टिस है या उसका उपचार करने का जो प्रैक्टिस है या उनके टेस्टिंग का जो प्रैक्टिस है, ये लगातार हमारा चल रहा है सभी डॉक्टर के साथ। और बल्कि आज तो आपने पूछा है तो आज तो हम प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ भी ट्रेनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों द्वारा। तो ट्रेनिंग तो सब कर रहे थे, जो कमी आ रही थी उनको भी किट्स की कमी आ रही थी वो भी हमने पहुंचाना शुरू कर दिया है। जब तक सेंटर अपना तैयारी करेंगे हमारे पास जितना भी अवेलेबिलिटी है, चाहे वो बनारस BHU हो, चाहे AMU हो, चाहे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस, आज हमारे 14 जगह पर जहाँ लैब टेस्टिंग हो रहा है उन 14 जो जगहों पर तो हम अपना पूरा इक्विपमेंट पहुँचा रहे हैं उनको, ताकि वहाँ कोई शॉर्टेज ना हो, टेस्टिंग में कोई कमी ना हो जाए। तो वो हम पूरा कर रहे हैं। वो थोड़ी बहुत जो कमी सेंटर से रहा होगा वो उसको हम लोग देख रहे हैं। हम यूपी सरकार अपने हिसाब से हम उनको सपोर्ट करेंगे।
निश्चित रूप से कोरोना को लेकर सरकार जो है पूरी तरह से सक्रिय है, बेहतर इलाज मिले, नए लैब्स तैयार हो गए, 14 लैब इस समय काम कर रहे हैं जैसा आपने बताया। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मरीज़ परेशान हो रहे हैं जो अन्य बीमारियों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। वो जब अस्पताल पहुँचते हैं उनके सामने समस्या आती है उन्हें इलाज नहीं मिल पाने की। उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, कैसे उन्हें इलाज मिलेगा? ये आपका बहुत सही प्रश्न भी है और हम सभी लोग चिंतित हैं क्योंकि बहुत सामान्य व्यक्ति जो अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और विभिन्न इस तरह की बीमारियों के लिए जाता था अस्पताल में, उसके लिए एक रोक हो गया था क्योंकि ओपीडी हम लोग ने बंद कर दिया था। कोरोना का भयावहता देखते हुए और कोरोना को उपचार करने के लिए हमारा पूरा फोकस कोरोना से संबंधित आइसोलेशन बेड्स और जितने भी उसके दूसरे सेंटर्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए हम पूरा फोकस कर रहे थे। मगर आज हमको लगता है कि हम अपने इमरजेंसी सर्विस को भी शुरू कर सकते हैं, ओपीडी को भी शुरू कर सकते हैं। तो वो हम अभी तैयारी में भी हैं और हमने कोविड से संबंधित, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी आते हैं जिनको अन्य बीमारी की वजह से वो हॉस्पिटल में तो आ रहे हैं, उनको न जानकारी में कि हमको भी इस तरह का भी कोई बीमारी हो सकता है, तो उसको अपने डॉक्टर्स को बचाने के लिए अपने पैरामेडिकल स्टाफ है या नर्स है या वार्ड बॉयज़ है, उनको बचाने के लिए हम उनको पूरी तरह से ट्रेन भी कर दिए हैं और उनको हम इक्विपमेंट भी दे रहे हैं, पीपीई किट्स और N95 मास्क दे रहे हैं। तो इमरजेंसी सेवा के अंदर अच्छी तरह सैनिटाइजेशन बराबर करते रहें, थर्मल एनालाइजर से भी उनको हम लोग जांच करेंगे, फिर उनका ट्रीटमेंट नॉर्मल तरीक़ा से जैसे करेंगे। तो हमारे डॉक्टर्स भी पूरी तरह से बचाव की स्थिति में रहेंगे, वो पूरा उनके पास किट भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और हम इस ट्रीटमेंट को शुरू कर देंगे। तो हमको लगता है 1-2 दिन में हम इसको इमरजेंसी सर्विसेज सब शुरू कर दे रहे हैं सभी अस्पतालों पर। तो ये जो आप लोग शुरू करेंगे इमरजेंसी सर्विसेज, ये क्या CHC, PHC इन सभी जगह पर की जाएंगी या अभी जिला अस्पताल और CHC पर करेंगे? देखिए कई CHCs हमारे जनपदों में हमने कोविड के लिए ले लिया है, उनके बेहतर प्रबंधन के लिए। यदि कहीं भी अगर हमारे बढ़ जाते हैं अगर केसेस, तो हमने L1, L2, L3 ऐसे 3 टायर करके सिस्टम बनाया है जिसमें उनको हम कोविड के ट्रीटमेंट के लिए रखेंगे। और जिला अस्पताल में जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, अक्सर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हमने ये इमरजेंसी सर्विस ओपन करेंगे। और कुछ CHCs हर तहसील में 1-8 CHCs को भी हम लोग तैयार कर लिए हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग करके वहाँ भी खुलवा देंगे ताकि एक सामान्य स्तर पर आम आदमी इधर उधर जा सकता है, यानी सबको बेहतर इलाज मिल सके। सर, एक प्रकरण अभी सामने आया था KGMU में, एक 64 वर्षीय बुजुर्ग आए और उसके बाद लोगों को नहीं पता था, डॉक्टर्स को नहीं पता था ट्रॉमा के, और उनका इलाज होता रहा। हालांकि डॉक्टर सुरक्षित निकले बाद में उनके संपर्क में आने वाले। इसके बाद KGMU में एक व्यवस्था की गई है, स्क्रीनिंग को लेके अलग काउंटर है, वहाँ पर पहले मरीज़ की स्क्रीनिंग होती है, फिर उसको भेजा जाता है कि हमें आइसोलेशन भेजना है, ट्रॉमा। तो क्या जब आप लोग इमरजेंसी सर्विसेज शुरू करेंगे वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था प्लान कर रहे हैं कि पहले ये कि स्क्रीनिंग हो जाए पेशेंट की, तब आगे इलाज के लिए भेजें? नहीं, पहले हम उसको थर्मल एनालाइजर से ही स्क्रीन कर पाएंगे। वो व्यवस्था जो KGMU में है वो अभी तो उसको नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे तो 75 जनपद हैं और 75 जनपद में इतने बड़े पैमाने पर वो करना अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आगे भविष्य के लिए हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, मगर अभी फ़िलहाल हम उसको प्रशिक्षित करके उन डॉक्टर्स को और थर्मल एनालाइजर और सैनिटाइजेशन ये सब देने के बाद वो समान तरह से अपना पेशेंट को देखेंगे और पेशेंट को देख के अपना ट्रीटमेंट करेंगे। यदि उसमें किसी का सिम्टम निकलता भी है, सिम्टोमेटिक निकलता है या किसी को लक्षण दिखता है, तो उनको रेफ़र कर देंगे कि आपको इसी जनपद में इस जगह आपको भेजा जाएगा और उनको एम्बुलेंस से उस जगह भेज के उनका बाकी का ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, वो हम लोग स्क्रीनिंग वहीं हो जाएगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए। तो प्राची, यहाँ पर हमने सुना स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से PPE किट को लेकर जिस तरह की भ्रम की स्थिति है उसको उन्होंने क्लियर किया, और इसके साथ ही ये भी बड़ी जानकारी दी कि जल्द ही प्रदेश में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो लोग इलाज के लिए बाकी आ रहे हैं, उनको भी इलाज की व्यवस्था दी जा सकेगी और उन सेवाओं को और आगे और किस तरीके से बेहतर किया जाएगा व्यवस्थाओं को, ये तमाम बातों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी ने दी। शुक्रिया आपका शैलेश, तमाम जानकारी। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बड़ी खबर वाराणसी से, जहां कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। वाराणसी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। 5 मरीजों में 3 लोग जमात में शामिल थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बनारस से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 5 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है और इसी के साथ बनारस में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। ये जो 5 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इनमें से
आपको बता दें कि 3 लोग जमात में शामिल थे, तीनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर 5 नए मरीज आज सामने आए हैं और इसी के साथ 14 संख्या हो गई है बनारस में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। और सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता नीतीश पांडे का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, लगातार बनारस में भी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, 5 नए मरीज मिलना एक साथ अपने आप में हड़कंप की स्थिति। फिलहाल क्या कार्रवाई, क्या कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? प्राची, आपको बता दूं कि ये बनारस के लिए बड़ी खबर है। बनारस के लोगों ने थोड़े दिनों के लिए राहत की सांस ली थी। राहत की सांस इसलिए ली थी कि कोई नए कोरोना के पॉजिटिव यहाँ पे मरीज नहीं आ रहे थे, लेकिन अब एकाएक 5 मरीज, और पांचों का संबंध जमात से या तो जमात से जुड़े व्यक्तियों के उनके घर में ठहरने से आ रहा है। जो 3 मरीज हैं, नक्खी घाट, मदनपुरा और इसके साथ ही हैदराबाद का एक जो पॉजिटिव पेशेंट है, ये तीनों जो मरीज हैं वो जमात में शामिल हुए थे। और जो 2 युवक और युवती मिले हैं, उन दोनों लोगों के घर 5 महिलाएं ठहरी थी, उनकी भी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो यहाँ पे पॉजिटिव आई है। अब बनारस में जो नया हॉटस्पॉट जो क्षेत्र यहाँ पे बना है वो नक्खी घाट क्षेत्र है। अब बनारस में 4 नहीं बल्कि 5 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं और इन 5 हॉटस्पॉट को बनाने की पूरी तरह से प्रक्रिया प्रशासन अब वो इसमें निभाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब जो बनारस में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 पहुंच गई है। 8 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। 5 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। अब प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार इन कोरोना जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए आज जहाँ पे जो हॉटस्पॉट बने थे उनके 1 से 2 किलोमीटर के दायरे को भी शायद पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है, लेकिन अब प्रशासन एक नया हॉटस्पॉट आज से घोषित किया गया और यहाँ पर नक्खी घाट में भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम अपनाए जा रहे हैं और अन्य लोगों की भी टेस्ट किए जा रहे हैं। प्राची, बिल्कुल नीतीश, और देखिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि एक साथ 5 मामले सामने आए हैं और एहतियातन जो कदम है वो प्रशासन की तरफ से उठाए भी जा रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मुरादाबाद में मेडिकल स्टाफ पर हमला हुआ, जिसे पुलिस महकमा सोची समझी साजिश बता रहा है। मुरादाबाद कांड ने एक बार फिर शर्मसार कर दिया। एबीपी गंगा ने आपको हर तस्वीर सबसे पहले दिखाई, लेकिन जिस मेडिकल टीम पर हमला हुआ उन्हीं में से एक डॉक्टर ने एबीपी गंगा को मुरादाबाद कांड की आंखों देखी बताई। उस वक्त कैसा मंजर था वहां और कैसे अचानक मेडिकल स्टाफ पर हमला हुआ, ये खुद वहां मौजूद रहे डॉक्टर अग्रवाल ने एबीपी गंगा को बताया। आप भी सुनिए। साहब, ये बताइए अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? पहले से तो बेहतर है, लेकिन चूंकि काफ़ी सिर पे डंडे और बदन में काफ़ी डंडे लाते थे तो पेन तो काफ़ी है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी बेहतर है। तो ये बताइए हुआ क्या था 15 तारीख को जब आप लोग क्वारंटाइन करने गए थे सरताज के परिवार को, तो कितने लोग थे स्वास्थ्य विभाग के और कितने पुलिस के कर्मचारी थे और किस तरह से हुआ पूरा घटनाक्रम बताइए। 2 पुत्र जो सरताज के थे उनको हमने बुलवाया और उसी घर में सरताज का छोटा भाई भी रहता है इमरान, उसको बुलवाया। पूरा घर पूरा मोहल्ला सैनिटाइज कराया। फिर उसका एक भतीजा दाऊद बाहर रहता है, उसको बुलवाया। उस सबसे बात करी, सबको कॉन्फिडेंस में लिया और बात करके जब लोग हम लोगों से मुतमईन हो गए तो ये हुआ कि ठीक है सर हम लोग चल रहे हैं, आप 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े रख लीजिए क्योंकि 3-4 दिन लग जाएंगे शायद, हमें आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आपका सैंपल कराना है। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। एम्बुलेंस को आने में थोड़ी सी देर, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोगों को शिफ्ट करना था। इतनी देर में धीरे धीरे बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगी। अच्छा। छतों पे महिलाएं बहुत सारी दिखने लगी। तो मेरे संगी साथी मेरे से बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा। मैंने यार हाँ बोले अभी तक हम इतने इलाकों में जाते हैं, नागफनी, बरबलान, सब जगह जा रहे हैं, कहीं ऐसी भीड़ नहीं दिखाई दी। 2-4 लोग दिखते हैं बस दिखते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा लग रही है। वो लोग वहाँ चले गए, बस जैसे ही वो लोग वहाँ गए वो शांत करने की भीड़ काफ़ी थी। इतनी देर में वहाँ जो खड़े लोग थे वो कहने लगे कि ये लोग हमारे लोगों को ले जाते हैं और हमारे लोगों को खाना नहीं देते, भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, पानी नहीं देते और जो है वो इंजेक्शन लगा के इन्हें कोरोना कर देते हैं, इन्हें मार देते हैं।
कि साइड से बैठ रहा था तो उस पर डंडा मारा जोर से, पत्थर फेंका उस पर, लेकिन वो बैठ गया। मैं एक सेकंड के लिए उनको बैठा के तो पीछे पलटा ही था कि ठीक है, उसने जो कुछ करा बहुत अच्छा करा, क्योंकि कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को ताकि भीड़ जो है वो उसके बाद तो एक पत्थर यहाँ के बहुत बड़ा सा पड़ा, फिर सिर पर डंडा एक पड़ा। मैं उठकर भागने की कोशिश करता रहा लगातार ताकि मैं भाग सकूं। थोड़ी देर में फिर तो पत्थर, फिर मैं गिर गया। तो कितने लाठी, डंडे, घूंसे, चप्पलें लाते, पता नहीं कहीं से मैं उठ के भागा। फिर भी एक बुज़ुर्ग, काफ़ी बुज़ुर्ग लग रहे थे वो, तो वो आए और बोले यार मर जाएगा, मत मारो इसे, मर जाएगा ये। उन्होंने मुझे उठाया और 2-4-5 कदम चले होंगे, तीर में SHO नागफनी वो आ गए। मुरादाबाद में इससे पहले बहुत सारे परिवारों को ये लोग टीम के साथ में जाकर के क्वारंटाइन किया, 300-400 लोगों को क्वारंटाइन किया, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जो नागफनी थाना इलाके के नवाबपुरे में घटना हुई है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में कोई अफवाह की वजह से आक्रोश था या गुस्सा था, या वो लोग पहले से प्रीप्लान थे कि जो टीम आएगी उसको घेरना है, उस पर हमला करना है, और इसी वजह से एक तरह से अचानक से भीड़ ने हमला किया। एक गनीमत ये रही, डॉक्टर साहब ने बताया कि उसी इलाके के एक बुज़ुर्ग आदमी ने, जब डॉक्टर साहब बहुत बुरी कंडीशन में हो गए, लोग मार रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग आदमी ने डॉक्टर साहब को बचाया और कहा कि इनकी मौत ना हो जाए, आप लोग हट जाइए, रहने दीजिए। तब डॉक्टर साहब को बचाया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पुलिस पहुंच गई, तब डॉक्टर साहब को यहाँ अस्पताल में लाया गया। फ़िलहाल डॉक्टर साहब की जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है, और बाकी के जो घायल थे उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तो ये जो घटना है ये वाकई में दिल को दहला देने वाली है, और डॉक्टर ने जिस तरीके से आंखों देखी बताई है उसके बाद समझना होगा कि आखिर ये साजिश कैसे रची गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।